हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने केम थर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है। हम लोग आज ईथर का जे नीट लेवल का क्वेश्चन अध्ययन करेंगे, है ना। 50 MCQ आपके सामने दिया गया है। ये आपका ईथर चैप्टर से है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एल्कोहल फिनल ईथर करके एक चैप्टर होता है जिसके अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो इसमें से ईथर है। तो ईथर का फार्मूला आप सभी लोग को पता होगा कि अगर ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन को लगा दें, ये दोनों कार्बन सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो अभी हमने ऊपर में आपको दिखाया, ये आपका क्या हो जाएगा? ईथर का जनरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? आप ऑप्शन देख करके कमेंट कर सकते हैं हमारे बताने से पहले, जब तक मैं पेन को सही कर रहा हूँ, ठीक है। तब इस केस में आपका जो ईथर का जनरल फार्मूला होता है वो हो जाएगा सी नंबर। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो ये आपका एक एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। किसका होता है? एल्कोहल का। जैसे कि हम सभी लोग देख सकते हैं, एक सिंपल फार्मूला लेते हैं एल्कोहल का और उसके आधार पर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग सेटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करूँ एल्कोहल के बारे में, CH3OH है ना, और C2H5OH। एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल को हमने रेस्पेक्टिवली लिया है। यदि हम कार्बन की संख्या को 1 रखें C1, तब हाइड्रोजन संख्या क्या आ रहा है? H4 और O आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो C2 और यहाँ पर हो जाएगा H6 और O। यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो CN और H2N+2O इस फार्मूले पर सेट हो रहा है, तो ये आपका एल्कोहल है। अगर हम दूसरे वाले मॉलिक्यूल को देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका एल्डिहाइड होगा। हम लोग देख भी सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H। एक और फार्मूला ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ पर हम करेंगे C1 H2 और O। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे C2 H2NO। यानी कि इस फार्मूले पर अगर ये हम देखें तो ये सेट हो जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 कार्बन से अधिक ले लेंगे तो कीटोन का भी फार्मूला हो जाएगा। तो खैर वो बात की बात है। जैसे कि अगर हम बात करें 3 कार्बन में, तो CH3 CH2 और CHO। सिमिलरली CH3 CO CH3 दोनों का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जिसके चलते कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके एल्डिहाइड और कीटोन हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर शो करेंगे, जिसके चलते कि इस केस में इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n, है ना, और O। क्या इस फार्मूले पर सेट होता है? तो हम देख सकते हैं n बराबर 3 रख करके, जब n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा C3H6O, जो कि इसका फार्मूला होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा ईथर का फार्मूला और ये हो जाएगा आपका कीटोन का फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इस प्रकार से इस केस में करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि डाई एथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होगा। तब हम लोग IUPAC नेम के बारे में बात करें, जनरल IUPAC नेम के बारे में बात करें ईथर का, तो इस केस में इसका IUPAC नेम लिखते समय इसका नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। ईथर का IUPAC नेम, जनरल IUPAC नेम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। यानी कि इस केस में आपका हो जाएगा जस्ट ए सेकेंड भाई साहब, ये क्या नौटंकी है इसका? थोड़ा सा शिफ्टिंगमेंट नहीं होता है। हाँ, अब हो रहा है। हाँ, ठीक है। एल्कॉक्सी एल्केन इसका नाम हो जाएगा। तब इस केस में हमारे पास है डाई एथाइल ईथर ना, यानी कि C2H5O C2H5। देखिए, जब दोनों कार्बन की संख्या सेम होगी, दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या एक समान होगा, तो किसी को भी हम एल्कॉक्सी बोल सकते हैं, किसी को भी एल्केन बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक तरफ का कार्बन छोटा है, एक तरफ का कार्बन बड़ा है, जैसे CH3O C2H5, तो छोटे वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी, है ना। छोटे वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी और बड़े वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्केन। ओके, बड़े वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्केन। इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? तब इस केस में
ये जो डाईएथाइल ईथर दिया गया है, तो यहाँ पर तो आपके दोनों तरफ कार्बन संख्या एक समान है ना। जब दोनों तरफ एक समान होगा तब किसी को भी हम एल्कॉक्सी बोल देंगे, यानी कि एथॉक्सी, और दूसरे वाले को बोल देंगे हम एथेन। ओके, इस प्रकार से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तभी हमने आपको बताया कि ईथर का जब फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे तब उस केस में हम लिखेंगे ROR, यानी कि दोनों तरफ कार्बन और बीच में ऑक्सीजन। तो जिसमें बीच में ऑक्सीजन है वो आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तब इस केस में कौन सा हो जाएगा, इस केस में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें चारों ऑप्शंस के बारे में, तो ये वाला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने अभी आपको बता दिया, ईथर है। अगला आपका एल्कोहल है, ओके, एल्कोहल है, और ये आपका एल्डिहाइड है। आए समझ में? इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व। विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस, तब इस केस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हाइलाइड के ऊपर सोडियम एल्काक्साइड का, है ना, RO- का, है ना, और इसके रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, सॉरी ईथर तो बनता है ना। तब इस केस में आपका बनता है ROR और NaX बाहर निकल जाता है। ये चीज़ कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस। ऐसे समझ में? फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड अगर हम लोग ले लें, तो अगर मिथाइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं CH3O- Na+ का, तो ये बहुत ही छोटा रिएक्शन है। इस केस में आपका बनता है इस केस में आपका फॉर्मेशन होगा CH3O-CH3। जैसे लग रहा है कि इसको बुलाया जा रहा है, इसकी मम्मी इसको बुला रही है, CH3O-CH3 कहाँ हो, आ जाओ। तो इस केस में आपका ये बनता है, ये कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है। अगला, बेस्ट एल्काइल हैलाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बनाने के लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट होता है। तब इस केस में आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है तब इस केस में आपका जो रिएक्शन होगा वह आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि RO- Na+ फिर RCl, है ना, सबसे बेस्ट माना जाता है। RCr, ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट होता है बनाने के लिए, ROCr। लेकिन अगर हम लोग सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लें तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं होगा, है ना, 2 डिग्री में कम होगा। 3 डिग्री में बिल्कुल भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपका नहीं बनाएगा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको समझना होगा, ये आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ओके। अगला, जब ईथर के ऊपर रिएक्शन कराते हैं HI का एक्सिस में तब क्या फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ईथर के ऊपर HI का एक्सिस में रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, हमें यहाँ पर देखना है। एक्सिस का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड खूब अच्छे से लिया गया है, जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ करो। ठीक है, तब देखेंगे, ये भैया ये कहाँ है, अब अभी तो मोटा है, रुक जा बेटा, तो है बहुत मोटा, ये पतला है, सबको सेट करना पड़ रहा है, ये ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा मोटा है। ठीक है, देखिए ये पतला है कि नहीं। ठीक है, जब हम लोग ROR है, ठीक है, इसके ऊपर हमें HI के साथ रिएक्शन कराना है, तो हम सभी लोग को पता होगा कि HI एक एसिड है, तो जब ये एसिड है तो H+ और I- में ब्रेक होता है। तब इस केस में आपका H+ सबसे पहले अटैक करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर, है ना, सॉरी हाइड्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करता है, और ये आपका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर RORH। ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज। तब जैसे ही फॉर्मेशन होगा तो कोई एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना,
यहाँ से हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, तब ये बनेगा आपका ROH प्लस R माइनस। अब एक सेकेंड हमने गलत एरो बना दिया, ठीक है। फिर से बनाते हैं इसको, यहाँ पर R और ये ऐसे, ये इस प्रकार से ब्रेक होगा। तब यहाँ पर R के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। जब यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, अब इस केस में क्या होगा कि जो I माइनस था ना, यहाँ से बाहर निकला हुआ है ना, यहाँ से I माइनस बाहर निकला हुआ था, वो आकर के मिल जाएगा, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। अब खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब फिर से नया मॉलिक्यूल आएगा HI का, क्योंकि हमने एक्सिस में लिया है। तो जब HI का नया मॉलिक्यूल आएगा तो उस केस में भी इसका लोन पेयर इसके वाटर के ऊपर अटैक करेगा और ये बना लेगा ROH, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज, जिसके चलते यहाँ से फिर से बाहर निकलेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा R पर प्लस, और जो बचा हुआ I माइनस तो वो मिल करके बना लेगा RI। यानी कि इस केस में हमें 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे एल्काइल आयोडाइड का, है ना, एल्काइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एनिसॉल इज, एनिसॉल किसको हम लोग बोलते हैं। तब आपको समझना होगा कि मेथॉक्सीबेंजीन को हम लोग बोलते हैं एनिसॉल। मेथॉक्सीबेंजीन का कॉमन नेम होता है एनिसॉल, है समझ में। तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन के साथ एक OCH3 लगा देंगे, तब यही इसी का नाम होता है आपका एनिसॉल। एनिसॉल, है ना, एनिसॉल, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एनिसॉल। इसका क्या नाम होगा, बी वाले ऑप्शन का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, सी वाले ऑप्शन का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन, डी वाला क्या हो जाएगा, फिनॉल, ठीक है। इस प्रकार से हमने चारों ऑप्शंस के बारे में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ईथर हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन एल्कोहल बिकॉज, ईथर की बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होता है। जैसे कि देखिए ये एल्कोहल है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसके पीछे कारण क्या है, तब इसके पीछे कारण है कि ईथर वाटर के साथ, सॉरी, एल्कोहल खुद के साथ H बॉन्डिंग बनाता है। एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बनाता है, जिसके चलते इसके अंदर स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है। लेकिन ईथर में H बॉन्डिंग नहीं फॉर्मेशन होता है, जिसके चलते कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उसके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। आए समझ में। तब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला केस में ईथर फॉर्म्स एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ, ईथर जो है एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड बनाता है जब इसका रिएक्शन होता है तब। तो किसके साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ। जब ईथर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बनाता है पेरोक्साइड, वो भी एक्सप्लोजिव, ROOR, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन, है ना। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल बिटवीन ईथर, ईथर के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो इसका जस्ट लाइक उसी प्रकार से होगा जैसे वाटर का होता है। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके हो जाता है 104.5 डिग्री, है ना, ये हो जाता है। तो इसी के आसपास ईथर का भी पाया जाएगा। तो इसके आसपास अगर आप देखोगे तो डी वाला इस केस में ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में ये। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है एनिसॉल प्लस HI का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, है ना। तो देखिए अभी हम लोग देखें एनिसॉल हमारे सामने से गुजरा, अभी भाग के गया है, तो हम लोग उसको पकड़ते हैं। ये है आपका एनिसॉल। जब इसके ऊपर HI के साथ रिएक्शन कराओगे, है ना, तो क्या होगा इसके बारे में बताना है। तब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, H प्लस आएगा सबसे पहले HI में का, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा इस प्रकार से OCH3, है ना, यहाँ पर H, ठीक है। और जैसे ये होगा तो इस केस में यहाँ से CH3 प्लस को बाहर भगा दिया जाएगा। CH3 प्लस बाहर भागेगा और ये बन जाएगा एक मॉलिक्यूल बनेगा फिनॉल का, है ना, एक मॉलिक्यूल बनेगा फिनॉल का और एक मॉलिक्यूल बनेगा CH3 प्लस।
अब इस CH3+ के ऊपर अटैक होगा I- का, I- का अटैक होगा, और जब I- का अटैक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3I, मिथाइल आयोडाइड, है ना। इस प्रकार से ये चीज़ आपका फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिनाइल और मिथाइल आयोडाइड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर, ईथर इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। कौन सा ईथर का जो है एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इस केस में आपका डाई एथाइल ईथर का यूज़ किया जाता है एनेस्थेसिया के रूप में, है ना, एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिएक्शन विथ सोडियम मेथॉक्साइड प्लस मिथाइल ब्रोमाइड इस फार्म। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तभी हम लोग देखे थे, जब आपके पास हो जाए RO- Na+ और RX, जब सोडियम एल्काक्साइड और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा, उस केस में आपका बनता है विलियमसन सिंथेसिस, है ना, ROR बनता है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा NaX, इसको हम लोग क्या बोलते थे, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, ईथर्स आर, ईथर कैसा है इसके बारे में बताना है, ईथर की कहानी बताना है, पोलर, नॉन पोलर, आयोनिक और हाईली टॉक्सिक। तो इस केस में आपका क्या कहेंगे, इसके बारे में आप लोग बता देंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ईथर के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन CH3, है ना, नॉर्मल कार्बन लेते हैं R और R। तो इस केस में देखेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तब यहाँ पर होता है पार्शियली निगेटिव और बाकी जगह पर होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो जब कभी भी चार्ज का सेपरेशन देखने को मिलता है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, है समझ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ईथर इज आल्सो कॉल्ड वुड ईथर। लकड़ी का ईथर किसको बोलते हैं, लकड़ी से जो प्राप्त होता है, इसके बारे में बताना है। तब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मिथाइल टर्सरी ब्यूटिल ईथर को हम लोग बोलते हैं वुड ईथर, है ना, वुड ईथर इसको बोला जाता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा आपका CH3O और C के साथ CH3 और CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल टर्सरी ब्यूटिल ईथर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कोल्ड HI। ईथर का रिएक्शन कोल्ड HI के साथ रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा। तभी हम लोग देखे थे जब एक्सिस में HI लेते हैं तब उस केस में आपका दोनों मॉलिक्यूल एल्काइल आयोडाइड का प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम लोग कोल्ड HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में आपका कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा, एक्सिस में HI नहीं आएंगे, और इस केस में एक मॉलिक्यूल बनता है अल्कोहल का और एक मॉलिक्यूल बनता है एल्काइल आयोडाइड का। हम लोग एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं, देखते हैं, करते हैं, है ना। ROR के ऊपर HI का रिएक्शन होना है, तो जब HI के साथ रिएक्शन होगा तो HI का पहले आएगा H+, है ना, H+ कहाँ अटैक करेगा, इसके लोन पेयर के ऊपर, तब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ के ऊपर अटैक करेगा, तब ये आपका बन जाएगा ROH, यहाँ पर R। अब इस केस में R+ को यहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा, R+ बाहर निकल जाएगा, तब ये हो जाएगा ROH और यहाँ पर R+। अब इस R+ के ऊपर I- का रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा RI, है ना, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ना, ये आपको बन जाएगा RI, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग को करना होता है, तो एल्काइल आयोडाइड और एल्कोहल बनेगा, है ना। सिमेट्रिकल ईथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या होता है कि ROR है, अगर इसको बीच से कट करोगे, अगर आप इसको बीच से कट करो तो बराबर बराबर मात्रा में बटे, तो जिधर दोनों तरफ R = R होगा, है ना, उसी में क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा। तो ये आपका सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ईथर हाइड्रोलिसिस गिव, जब हम लोग ईथर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, है ना, यानी कि ईथर को हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ब्रेक करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। तो देखिए हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा मतलब होता है, हालांकि यहाँ पर ये एसिडिक या बेसिक में एसिडिक मीडियम में होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं ROR है, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं, ROR। अब इसके ऊपर जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे
तो क्या करो, हाइड्रोलिसिस बोला है ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक विथ वाटर। तो आप क्या करो, आप यहाँ से ब्रेक करोगे, तो जब भी ब्रेक करोगे तो एक कार्बन को क्या करो, ऑक्सीजन दो। तो जिस कार्बन को ऑक्सीजन दोगे उस कार्बन को वाटर का H दोगे। इस प्रकार से वाटर भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। अब जब इसको ब्रेक कर देंगे तो ये जो है कि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल बन जाएंगे, है ना, ये इस प्रकार से। तो अब इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, इसको मिलाने के बाद बन जाएगा ROH प्लस ROH, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल किसका बनेगा, एल्कोहल का, है ना। दो मॉलिक्यूल यहाँ पर एल्कोहल का प्राप्त हो जाएंगे। इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत आसान होता है, आप सभी लोग में से कोई भी बच्चा इसको कर सकता है आसानी से। है समझ में, कैसे करेंगे इसका मैकेनिज्म, तो ये रिएक्शन एसिड या बेस के प्रेजेंस में होगा, बिना एसिड या बेस का नहीं होता है। तो सबसे पहले H+ आएगा, वो वाटर के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा और ये आपका बन जाएगा RORH, ठीक है, प्लस चार्ज। अब जैसे प्लस चार्ज होगा R+ बाहर निकल जाएगा, जैसे ही R+ बाहर निकलेगा उस केस में क्या हो जाएगा, ROH प्लस R+। अब इस R+ के ऊपर अटैक करेगा वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक होगा तब यहाँ पर हो जाएगा R, अब ये तो दिख ही नहीं रहा है, तब ये आपका हो जाएगा ROHH, यहाँ प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज हो गया तो जिस रूप में आया था प्लस चार्ज उसी रूप में यहाँ से बाहर भगा दिया जाएगा, है ना, कहा जाएगा चल तू निकल ले, और जब ये निकल लेगा तब ये क्या बन जाएगा, ROH, है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। आया समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब अगला दिया गया है ईथर को रिएक्शन कराया जाता है PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ईथर जब भी रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ तो यहाँ पर आपका बनेगा एल्काइल क्लोराइड और दो मॉलिक्यूल और POCl3 और HCl बनेगा, है ना। इस प्रकार से इस केस में आपका दो मॉलिक्यूल बनता है। एक सेकंड, ठीक है, यही वाला आपका मॉलिक्यूल बनता है। जब भी कभी हम लोग ईथर का रिएक्शन कराते हैं ROR का PCl5 के साथ, है ना, तब इसका दो मॉलिक्यूल आता है PCl5 का और बनता है दो मॉलिक्यूल RCl का, और ये बनता है HCl। यहाँ कैसे बनेगा, ये बनेगा POCl3, इसमें मिस्टेक किया है, ये चीज़ आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, और ये एक ही मॉलिक्यूल आएगा और ये बन जाएगा POCl3, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा में अगला ईथर ऑन हीटिंग विथ HI। ईथर को जब हम लोग HI के साथ हीट करते हैं तब ऊपर वाला रिएक्शन में कोल्ड HI के साथ था, यहाँ पर हीट करना है, तो जब हीट करोगे तो दो एल्काइल आयोडाइड बनेगा। अभी हम लोग पीछे इस क्वेश्चन को किए थे, है ना। विच वन शोज नो रिएक्शन विथ HI, कौन सा ईथर के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तब इस केस में डाईफेनाइल ईथर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस केस में फेनाइल कार्बोकैटायन का बनना इम्पॉसिबल है, यानी कि ये अनस्टेबल होता है, और जब अनस्टेबल होता है तो नहीं बनेगा। दूसरी भाषा में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इसका एक और जो रीजन है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का बीच वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यह रिंग के अंदर नाचेगा, है ना, यह रिंग के अंदर क्या करेगा, नाचेगा, इस रिंग के अंदर भी और इस रिंग के अंदर भी, है ना, बिल्कुल रहमान डकैत की तरह यह करेगा। तब इस केस में आपका बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगा, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है ही नहीं, वो तो कहीं और घूम रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब इसके ऊपर रिएक्शन होगा, एनिसॉल है ये ना, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, एनिसॉल के ऊपर आप रिएक्शन कराओगे HI के साथ तो बनेगा फिनाल और मिथाइल आयोडाइड। बिल्कुल इस पर समय नहीं गंवाना है। ईथर का ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। देखते हैं CH3 मान लेते हैं, मेथॉक्सीमेथिल हमने लिया है, OCH3 CH3 OCH3, इसकी मम्मी बुला रही है क्या, जाओ खाना खा लो,
तब इस केस में इसका अगर हम बात करेंगे तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस केस में इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसको मिलाकर क्या हो जाएगा 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 है, समझ में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। मिक्स्ड ईथर मीन्स, मिक्स्ड ईथर का मतलब क्या होता है, तो मिक्स्ड ईथर का मतलब होता है एक तरफ दूसरा कार्बन हो और एक तरफ अलग कार्बन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर, ROR डैश हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। तब बी वाला ऑप्शन केस में सही है ना। इस केस में AROR भी होगा 25, ठीक है। नहीं, यहाँ पर तो आपका एरिल हो गया ना, बेंजीन हो गया, ये नहीं होगा, सिर्फ कार्बन ही हो, जैसे कि CH3OC2H5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे लोग। इसी प्रकार से आप देखते हैं ईथर सॉल्युबिलिटी इन वाटर लोअर देन एल्कोहल, ईथर की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होता है। इसके पीछे कारण क्या है, ड्यू टू लेस टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्ड, ड्यू टू लेस टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसका कम होता है। ईथर क्लीवेज बाई, ईथर को कैसे ब्रेक किया जाता है, HI के द्वारा, तब इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल। तो हम सभी लोग को पता है HI जब ब्रेक होता है तो पहले H+ और I- बनता है और ये H+ अटैक करता है ईथर के ऊपर, है ना, H+ अटैक करता है ईथर के ऊपर, और H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करके आपके ईथर को सब्स्टिट्यूट करता है, ईथर को सब्स्टिट्यूट करता है, ईथर में जो ग्रुप लगे हैं उसको हटाता है ना, यहाँ से R+ को भगाता है और R+ सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी कि H के आने से R हट गया और अगले केस में I- आकर के RI बना देता है ना। तब इस केस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE रिएक्शन, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, SE रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में। डाई एथिल ईथर रिएक्ट वायलेंटली विथ, डाई एथिल ईथर किसके साथ गुस्से में रिएक्शन करता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि किसके साथ ये गुस्से में रिएक्शन करेगा। तब यहाँ पर हम सभी लोग अभी आप आगे देखें कि जब एथिल ईथर या फिर कोई भी ईथर के ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो आपका पेरोक्साइड बनता है जो कि एक्सप्लोजिव होता है। तो एक्सप्लोजिव बोलने का मतलब ये हो जाता है कि ये वायलेंटली रिएक्शन करेगा। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं C2H5 OC2H5 का, इसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तब ये बनता है 2 मॉलिक्यूल C2H5 OOC2H5, ठीक है ना। इस प्रकार से विच गिव्स नो पेरोक्साइड, कौन सा जो है पेरोक्साइड नहीं देता है, डाई एथिल ईथर, एनिसॉल, डाई आइसोप्रोपिल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो इस केस में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन नो पेरोक्साइड देगा, THF जिसका नाम होता है ये आपका नहीं देगा, क्योंकि इस केस में ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है ना। तब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो ये आपका एनिसॉल, सॉरी, ये तो आपको दे देगा, कार्बन है यहाँ पर, THF का ये फार्मूला होता है, ठीक है। एनिसॉल नहीं देगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसके पीछे कारण क्या होगा कि यहाँ पर है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज कर रहा है, बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज कर रहा है, ठीक है। तब इस केस में ये आपका रिएक्शन नहीं देगा, आए समझ में। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो आप देखोगे तो 3 ही मॉलिक्यूल है, एल्कोहल है, एल्केन है, ईथर है। तो इस केस में एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग, है ना। इसके बाद फिर होगा ईथर, और इसके बाद सबसे लास्ट में होगा एल्केन का। इवन एल्केन में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं, है ना। तो आपका लास्ट में एल्केन हो जाएगा। तब इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ईथर इज यूज्ड एज,
ईथर का किस रूप में यूज़ किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे रिएक्शन देखोगे जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उस केस में हम सॉल्वेंट के रूप में ईथर का यूज़ करते हैं। है समझ में? सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके ईथर बनाया जाता है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देखते हैं इसका रिएक्शन। जब एल्कोहल रिएक्शन होता है H+ के साथ, तो सबसे पहले बनता है ROH H प्लस चार्ज 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और यहाँ से बन जाता है कार्बोकैटायन, है ना। यहाँ सबसे पहले बाहर निकलता है वाटर मालिक्यूल और ये बनता है कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पर एक और मालिक्यूल आता है एल्कोहल का, और वो बन जाता है, इसका लोन पर अटैक करता है और ये बनता है आपका ROR H+ बाहर निकलता है और ये बन जाता है ROR, ठीक है। H+ यहाँ से बाहर निकल दिया जाता है। लेकिन अगर 140 के बजाय 170 डिग्री सेल्सियस ले लो, तब उस केस में यहाँ पर एक पार्टिकुलर मालिक्यूल लेना पड़ेगा CH3CH2Cl के साथ। अगर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे, तब यहाँ पर बनता है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर एक ही मालिक्यूल आता है और वाटर मालिक्यूल को बाहर निकाल देता है ना। यहाँ OH रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस केस में रिएक्शन होता है। ऐसे में ईथर शोज, ईथर क्या शो करता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शन, नो पोलरिटी। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर इंटरेक्शन बहुत ही वीक होता है डाइपोल और डाइपोल का। अगला, ईथर ऑन हीटिंग विथ सोडियम मेटल गिव्स। ईथर को जब हम लोग हीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो क्या देता है? तब यहाँ पर आपका नो रिएक्शन होगा। ईथर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है भैया। ईथर को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, और सोडियम मेटल जाना जाता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है ना। सोडियम मेटल है कि नहीं, तब यहाँ पर नो रिएक्शन लिखेंगे, है ना। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, ईथर किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? विलियमसन सिंथेसिस बनता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इसके द्वारा बनेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल इसके साथ नहीं बनेगा, इसके साथ आपका एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन एट इसके साथ बन जाएगा, है ना। जब भी अगर हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस वाला भी देखे हैं, विलियम सिंथेसिस देख चुके हैं, प्राइमरी एल्कोहल का भी हम लोग देख सकते हैं। जब 2 एल्कोहल लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल, तब उस केस में आपका आसानी से ईथर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कैसे? तो यहाँ से आपका निकलता है वाटर मालिक्यूल, है ना, H2O, और ये बन जाता है ROR, ओके। लेकिन टर्शियरी एल्कोहल ऐसा नहीं करता है। जब भी अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे टर्शियरी एल्कोहल का, उस केस में ये आपका कुछ नया ही गेम खेलने लगता है, OH। तब इस केस में क्या नया गेम होता है उसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ से ये निकलता है वाटर मालिक्यूल, और इसके बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है, और मिथाइल मिथाइल इस प्रकार से हो जाता है, वाटर मालिक्यूल बाहर निकल जाता है ना। तो C वाला ऑप्शन इस केस में एल्कोहल नहीं बनाता है, एल्कीन बनाता है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स टुवर्ड्स एसिड क्लीवेज। एसिड क्लीवेज के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तब जब भी अगर हम लोग एसिड क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, तो उस केस में एसिड के प्रेजेंस में ब्रेक करने के बारे में बात करेंगे, तो टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। क्योंकि इस केस में जब ये क्लीवेज होगा, तो उस केस में क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे आसानी से बनता है ना। एक का हम एग्जाम्पल बताते हैं टर्शियरी एल्कोहल का लेकर के। इसके ऊपर जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब इसके ऊपर एसिड का रिएक्शन होगा, तो ये बनेगा COHH+ और CH3CH3CH3। अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा H2O, और ये बन जाएगा आपका प्लस चार्ज टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तब इस केस में आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तब टर्शियरी एल्कोहल देगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सेकेंडरी देगा 2 डिग्री, प्राइमरी देगा 1 डिग्री। ईथर प्लस हार्ट हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल आयोडाइड मिलेगा, है ना। अभी हम लोगों ने देखा,
फिनाइल कैसे देगा बच्चे? अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ईथर शोज, ईथर कौन सा रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, या फिर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया होगा रिडक्शन या फिर बोथ ए एंड बी। तो दोनों रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है और ऑक्सीडेशन भी शो करता है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इसका नाम क्या होगा? तब जब छोटे कार्बन होंगे तो उसका नाम होता है एल्कॉक्सी और इसका नाम बेंजीन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा आपका टोटल एल्कॉक्सी बेंजीन, है ना। इसका नाम हो जाएगा आपका एल्कॉक्सी बेंजीन। सॉरी, 2 कार्बन है ना, तो जब कार्बन की संख्या फिक्स कर देते हैं एल्कॉक्सी क्यों कहना, एथॉक्सी बोलेंगे ना, एथॉक्सी, एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, नो रिएक्शन। तो कौन सा एल्कोहल है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना भाई कि क्या बनाएगा। तो यहाँ पर जो है कि नो रिएक्शन, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुछ भी नहीं बनाता है ना। रिएक्शन होता है लेकिन कुछ भी स्पेशल प्रोडक्ट नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जब ईथर के साथ रिएक्शन होगा तो SN1 बनेगा कि SN2 बनेगा, बोथ डिपेंडिंग ऑन एल्किल हैलाइड नोन। तो इस केस में नोन हम बोलेंगे क्योंकि ए भैया यहाँ पर बोथ डिपेंडिंग कैसे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले H+ जा रहा है ना अटैक करने। तो जब H+ जा रहा है तो ये आपका SN1 SN2 कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले अटैक हो रहा है H+ का, तो जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो नन ऑफ दीज होगा। E1 E2 दिया होता तब सही होता। विच ईथर इज एरोमेटिक, तो जिसके अंदर बेंजीन है वो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ईथर यूज्ड इन ग्रिग्नार्ड रिजेंट एज ए सॉल्वेंट, कौन सा ईथर का जो है यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में? तो इस केस में आपका डाई एथिल ईथर का यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में, है समझ में। ग्रिग्नार्ड रिजेंट डिकम्पोजेज इन, ग्रिग्नार्ड रिजेंट डिकम्पोज होता है इन ईथर के अंदर, ये डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि CH3Mg है तो ये आपका ब्रेक हो जाता है CH3- प्लस MgBr प्लस में, है ना। तब इस केस में ये डिकम्पोज होना ही, ये किसके प्रेजेंस में होता है, इसके प्रेजेंस में होता है। वाटर लेते तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता ना, इसलिए हमें वाटर के बजाय हमें वीक पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ता है। विच ईथर इज मोस्ट स्टेबल, ईथर कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? डाईफेनिल ईथर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस केस में यह टूटता ही नहीं है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसके जो बांड है वह सभी के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूमते रहते हैं, जिसके चलते कि ये ब्रेक नहीं होता है ना। इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वह रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते हैं, जिसके चलते ये मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से पेरोक्साइड फॉर्मेशन इज ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, है ना। ईथर हवा के साथ अपने आप ऑक्सीडाइज होकर के पेरोक्साइड बना लेता है ना। ईथर कैन बी ड्राइड, ईथर को किसके द्वारा सुखाया जा सकता है? कैल्शियम क्लोराइड P2O5 और इसके साथ। तो यहाँ पर P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि इसको सुखाने का काम सोडियम मेटल के द्वारा भी, हाँ ठीक ठीक ठीक, वाटर तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ना, सॉरी सभी हो जाएंगे। देखिए ये तीनों आपके ईथर को सुखाने काम में आते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ईथर है, इसके आसपास वाटर मालिक्यूल घूम रहा है, तो वाटर मालिक्यूल के साथ तीनों रिएक्शन कर जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन करके देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और P2O5 रिएक्शन करके वाटर मालिक्यूल निकाल देगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगला, ईथर शोज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, ईथर अपनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसके अंदर शो करेगा? तब इस केस में आपका एल्कोहल के अंदर ईथर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करता है, वाटर में कम सॉल्युबल होता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और है, ईथर यूज्ड इन पेट्रोल ब्लेंडिंग, ईथर कौन सा ईथर पेट्रोल ब्लेंडिंग के रूप में यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना, मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर, मेथाइल टर्सरी ब्यूटिल ईथर आपका यूज़ किया जाता है पेट्रोल ब्लेंडिंग के रूप में, मेथाइल टर्सरी ब्यूटिल।
और लास्ट में ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ईथर्स पोलरिटी इज, ईथर की पोलरिटी क्या होता है? लेस देन एल्कोहल बट मोर देन एल्केन। ईथर एल्कोहल से कम पोलर होता है लेकिन एल्केन से ज़्यादा पोलर होता है ना। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने टोटल 40 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी लोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक हमें भेजिए। अगर आपको केमिस्ट्री में किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए। मैं आपका हर परिस्थिति में हेल्प करने का प्रयास करूंगा, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। IIT JEE और नीट के स्टूडेंट के लिए खासकर हमारे लिए हमारा सारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। आप बिल्कुल बेझिझक होकर के आप अपना बड़ा भाई मान करके हमसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके, हम आपका हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।